देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आप अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन, जो आज प्रधानमंत्री ने किया। और विधानसभा चुनावों की भी करेंगे बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं अब चार्जशीट की राजनीति भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में ममता के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी ने उनसे जवाब भी मांग लिया है। तो प्रचार की करेंगे बात, लेकिन साथ ही ईरान इजराइल युद्ध की पूरी तस्वीर आज की रखेंगे आपके सामने और बताएंगे कैसे भारत के कूटनीतिक प्रयास भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी बात की है। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का किया उद्घाटन। डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा, हमारी सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे में कर रही है अभूतपूर्व निवेश। पश्चिम एशिया में नहीं थम रहा संघर्ष, पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से की बात। क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की भारत की निंदा को दोहराया। भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए मिल रहे निरंतर समर्थन के लिए जताया आभार। तेज होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने चार्जशीट जारी कर टीएमसी के 15 साल के शासन पर उठाए गंभीर सवाल। ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप। टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ जारी की चार्जशीट। पांच प्रदेशों में चुनावी घमासान तेज। अमित शाह ने गुवाहाटी में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सीपीआई नेता डी राजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। तमिलनाडु में डीएम के प्रत्याशियों की सूची जारी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेंद्र शाह। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार। ओली के समर्थकों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने जहाजों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए बनने वाले एमआरओ का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उत्तर भारत को मिला है एक आधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एविएशन हब। और ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो सिर्फ एक परियोजना नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज कनेक्टिविटी और दिल्ली एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे की शुरुआत डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी,
शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि साल 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की संख्या केवल 74 थी, लेकिन 11 सालों में ही ये दोगुने से ज्यादा यानी 160 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिससे आम आदमी को उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि अब देश को एमआरओ, जहाज की सर्विसिंग और रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए, इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने इंफ्रा बजट 6 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट के दौरान भी देश की विकास गति तेज बनी हुई है। ऐसे में लोगों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जेवर से शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया है। पीएम ने कहा कि यह परियोजना नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देगी। पीएम ने पश्चिम एशिया युद्ध का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश इस संकट का एकजुटता से मुकाबला करे। राजनीतिक दल अफवाह और भ्रम ना फैलाएं। राजनीति से पहले राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि देश इस संकट का भी कोविड संकट की ही तरह बेहतर ढंग से मुकाबला कर रहा है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। तो जेवर एयरपोर्ट जो उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा विकास का आयाम बनकर आ रहा है, ऐसे में इस एयरपोर्ट के माध्यम से उड़ने वाली उड़ानों का भी विकास की उड़ान में क्या योगदान रहेगा, आइए आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की,
तो जब भी एक नया एयरपोर्ट बनता है या इस तरीके की एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो उससे आर्थिक अवसर भी निकलते हैं, रोजगार सृजन भी होता है और निवेश के भी तमाम अवसर सामने आते हैं। किस तरह से? क्योंकि जब भी इस तरीके का एयरपोर्ट तैयार होता है जो ग्रीन फील्ड है, यानी खाली जमीन पर एक आपने नया एयरपोर्ट तैयार कर दिया है, तो उसमें औद्योगिक पार्क बनते हैं, टाउनशिप्स बनती हैं, नए होटल आते हैं, यही नहीं रेस्टोरेंट्स आते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, बड़े बड़े रिटेल बाजार भी वहां तैयार होते हैं। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो आप समझ सकते हैं कि विकास तेज रफ्तार से इस क्षेत्र में आगे आएगा। कैसे? क्योंकि जब एयरपोर्ट नया बना है, ये जेवर एयरपोर्ट, तो इससे निर्यात और आयात में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो जो भी क्षेत्रीय लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उन सबको व्यापार के अवसर मिलेंगे। इसी के साथ एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, जिनको बाजार की दरकार होती है, तो यहां इस जेवर एयरपोर्ट के बनने से उनको भी नए बाजार मिलेंगे। जो छोटे उद्योग हैं जिसमें टैक्सी, केटरिंग, सिक्योरिटी जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो इनकी भी मांग बढ़ेगी। और इस तरह के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने से विदेशी कंपनियां भी नोएडा में आकर अपने ऑफिस खोलेंगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि रोजगार कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। और ऐसे में जबकि हवाई यात्रा शुरू हो जाती है तो पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। उत्तर भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उम्मीद है कि 20 से 25% तक की वृद्धि हो सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में रियल एस्टेट में भी ये संभावना है कि 30 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है। और ये जब सारी चीजें होती हैं तो विकास तेज रफ्तार से होता ही है। कैसे ये बदलेगा तस्वीर ये जेवर एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र की? इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 3900 मीटर लंबा एक बड़ा लंबा रनवे है, जिसकी वजह से फायदा क्या है कि जो यहाँ बड़े विमान हैं, बोइंग्स हैं, A380 जैसे जो बहुत बड़े विमान होते हैं, यहां से उनका संचालन संभव है। उससे होगा ये कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या यहां से ज्यादा होगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती हैं तो साथ में आते हैं विदेशी व्यापारी भी। और जब विदेशी व्यापार की कंपनियां यहां आएंगी और व्यापारी यहां आएंगे तो जाहिर है इस पूरे क्षेत्र में जो व्यापार की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तकनीक रोजगार जो है वो भी बढ़ेंगे, स्किल्ड रोजगार बढ़ जाएंगे। साथ ही निर्यात संबंधी जितने भी उद्योग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इस क्षेत्र से जुड़े जितने उद्योग हैं उन्हें भी नए बाजार मिल पाएंगे। और ये सब संभव होगा इस जेवर एयरपोर्ट की वजह से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एडवांस यहां पर यूज किया जा रहा है, जिससे होगा ये कि हर मौसम में यहां से हवाई यात्राओं का परिचालन संभव हो पाएगा। जो अमूमन हम देखते हैं बहुत ज्यादा फॉग हो गई है, कोहरा हो गया है तो उड़ानों को रद्द करना पड़ता है इत्यादि, लेकिन यहां हर मौसम में उड़ानों का संचालन हो पाएगा। इससे होगा यह भी कि पर्यटक और बिजनेस डेलीगेट्स इनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके लिए सुविधाएं और ज्यादा होंगी, आवाजाही आसान हो जाएगी। तो समझ सकते हैं हम कि इससे तमाम अवसर भी बढ़ेंगे। एक और बड़ी बात इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर कि यहां पे कार्गो प्रणाली बहुत उत्तम स्तर की है, क्योंकि शुरुआत में आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख मीट्रिक टन से शुरू होगी, लेकिन जब ये पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो 18 लाख मीट्रिक टन की यहां पे कार्गो क्षमता होगी। और इससे होगा क्या कि एमएसएमईज के लिए निर्यात करना आसान हो जाएगा। हमारे जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके लिए भी निर्यात के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिल पाएगी और ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बन पाएगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक और बड़ी बात जो इस क्षेत्र से, इस जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी है, वो है मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम, यानी एकीकृत ट्रांजिट सिस्टम, जिसका मतलब ये होता है कि रेल, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग ये तीनों जुड़े हुए होंगे। इससे होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत कम हो जाएगी। चूंकि शहरों से सीधा कनेक्शन होगा तो यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी और इन्हीं यात्रियों में शामिल होंगे तमाम व्यापारी भी। जो लोकल बिजनेस हैं, जो स्थानीय स्तर के बिजनेस हैं, जो छोटे उद्योग हैं, विशेष तौर पे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सड़क रेल मार्ग से जब ये हवाई मार्ग जुड़ जाता है तो विकास बहुत रफ्तार पकड़ लेता है। जेवर एयरपोर्ट की और बहुत इंपॉर्टेंट एक बिंदु है जो है MRO सुविधा क्षेत्र। यहां लगभग 40 एकड़ का ये MRO क्षेत्र रखा गया। क्या है ये MRO? यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग। तो ऐसे में ये सुविधा जब यहां दी जाएगी तो यहां पर रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉलिंग जो विमानों की है वो यही संभव हो पाएगी। एविएशन इंडस्ट्री को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फिलहाल हमारे विमानों की मरम्मत यानी MRO सर्विसेज के लिए बाहर जाना पड़ता है विदेशों में, लेकिन अब भारत में यह सुविधा मिलेगी। तो इसी के साथ होगी हाई स्किल टेक्निकल नौकरियां भी, क्योंकि जब MRO हब काम करेगा तो यहां पे हमारे स्किल नौजवानों को ही नौकरियां मिलेंगी। और अगर भारत में ही
विमानों का रखरखाव का काम शुरू हो जाएगा, तो जाहिर है उससे विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी मात्रा में बचत भी होगी और एरोस्पेस सेक्टर ये तो मजबूत होगा ही। तो यानी ये जेवर एयरपोर्ट के कितने सारे आयाम हैं जिससे आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन एक और बड़ी बात, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो सवाल उठता है कि रोजगार सृजन कितना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 5 वर्षों में, अभी शुरुआती चरण में 5 वर्षों में 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार से लेकर 5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है यहां। लेकिन भविष्य में जब ये सारे फेजेस इसके डेवलप हो जाएंगे तो 40 से 50 लाख तक का रोजगार सृजन यही इसी जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से हो सकता है। तो ये जेवर एयरपोर्ट की एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको बताएंगे बंगाल में जोरदार सियासी संग्राम दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। और अब ब्रेक के बाद आइए रुक कर लेते हैं चुनावों से जुड़ी खबरों का। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ जनता की चार्जशीट जारी कर 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं टीएमसी ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए जवाब में अपनी चार्जशीट सामने रखी है।
बंगाल में सियासी संग्राम, 15 साल का हिसाब, भाजपा का बड़ा वार। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार की पोल खोलने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर टीएमसी सरकार के 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि ये चार्जशीट बंगाल की जनता की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगाई हुई है, जिसे भाजपा एक आवाज दे रही है। ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता, डर, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भ्रष्टाचार से कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सवाल। बीजेपी ने चार्जशीट में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही बताया कि सत्ताधारी पार्टी ने बंगाल को कैसे भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला में बदल दिया। अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। साथ ही ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेलने का भी आरोप लगाया। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। टीएमसी का पलटवार। वहीं टीएमसी सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है। क्या चार्जशीट पेश करेंगे बंगाल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? बंगाल के गवर्नमेंट बंगाल के जनता के आशीर्वाद से है और 3 बार हर बार सीट बढ़ा के बंगाल में ममता बनर्जी का नेतृत्व में महामाटी मानुष सरकार बन रहा है। जब चुनावी मैदान में ताल ठोकी जा रही है तो भला टीएमसी क्यों पीछे रहती? टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी कर जमकर हमला बोला। बहरहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चार्जशीट की रणनीति इन चुनावों में लगातार अपनाई जा रही है। अब जो चार्जशीट सामने आई है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, वही आपके सामने भी रखना चाहेंगे, क्योंकि टीएमसी के 15 साल को लेकर बीजेपी का कहना है कि इन 15 साल में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। कर्मचारियों को 20 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा है जो विभिन्न कार्यक्रमों की लाभ से वंचित हुए हैं। पलायन का भी आंकड़ा रखा गया कि 40 लाख युवा है जिन्हें पलायन करना पड़ा क्योंकि उन्हें यहां नौकरियां नहीं मिल रही थी। चाय बागान मजदूरों की भी एक तस्वीर सामने रखी गई है। उसमें तराई डुआस क्षेत्र को भी उन्होंने बोला है कि 80% चाय के बागान यहां बंद हो गए हैं। 5 लाख चाय के मजदूर इस वक्त कठिनाई में है। लेकिन वहीं कुछ अन्य पहलुओं की तरफ बात करते हुए चावल उत्पादन की बात की है कि पहले स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है पश्चिम बंगाल। कितनी सारी कंपनियां, 6000 से अधिक जिन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया है। 26,000 नौकरियां भी लोगों के भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुई है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनावों में। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा भी बीजेपी ने सामने रखा, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स की भी बात की गई है कि सबसे ज्यादा मामले यही पश्चिम बंगाल में ही आ रहे हैं। तो वहीं कुछ और बातों को सामने रखकर बताया कि किस तरीके से फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही हैं, जो महानगर बड़े शहर हैं वो भी सही तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। जहां लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहां
अपनी ओर से भी बीजेपी कह रही है किस तरीके से रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सीमा पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर भी बीजेपी का कहना है कि सीमा पर बाड़ लगाना, हम जानते हैं किस तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय तक ये मुद्दा गया, जिसके बाद अब 30 मार्च तक की तारीख है जब तक कि उनको जमीन भूमि अधिग्रहण के माध्यम से देनी होगी राज्य सरकार को। लेकिन बिना बाढ़ के एक 569 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा जो बिना बाढ़ के है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत जमीन नहीं दी। घुसपैठियों को पहचान पत्र फर्जी दिए जा रहे हैं, ये बात कई मुद्दों पर मंचों पर बीजेपी उठा भी चुकी है। लेकिन वही कुछ ऐसे मुद्दों को भी सामने रखा जो देखें तो हमारे इतिहास के नजरिए से भी गलत हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, पाठ्य पुस्तकों में यह खबर में आया था कि आतंकवादी करार दिया गया है इन्हें, और किस तरीके से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर भी लेकर इन्हें अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो सामने रखी गई हैं आज इस बात को लेकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार सही तरीके से काम करती नहीं नजर आ रही। तो वही स्कैम की भी एक लंबी फेहरिस्त है जो कई बार बीजेपी सामने रख चुकी है, लेकिन ये फेहरिस्त के ऊपर नजर आए तो कोयला तस्करी घोटाले की बात करें, राशन घोटाले की बात करें, स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम की बात करें, जिसके लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से मासूम लोगों की जिनको नौकरियां मिली थी 26,000 नौकरियां रद्द करनी पड़ गई। वहीं एमजी नरेगा घोटाला भी सामने आया, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला सामने आया जिसमें पैसे लेकर लोगों को उनका नाम सूची में डाला जा रहा था। तो वहीं डियर लॉटरी घोटाला भी सामने आया, मिड डे मील घोटाला भी सामने आया। ये तमाम वो घोटाले हैं जो सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये आज बीजेपी के आरोप पत्र चार्जशीट में जगह पा रहे थे। चिटफंड घोटाला हम सब जानते हैं इसका दायरा कितना बड़ा था, और वही पीएम ग्रामीण सड़क घोटाला भी सामने आया कि किस तरीके से झूठी सड़कें दिखाकर किस तरीके से टीएमसी के पंचायत स्तर के नेताओं ने भी पैसा हड़पने की कोशिश की। तो वहीं आपदा के वक्त भी कैसे भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। ऐसे में मालदा बाढ़ राहत घोटाले की भी बात की गई, 100 करोड़ वहां पर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वहीं चक्रवात अम्फान घोटाले की भी बात की गई है, सीमा पार पशु तस्करी घोटाले की भी बात, यानी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी एक लंबी फेहरिस्त आज बीजेपी के द्वारा रखी गई। लेकिन ये जो आरोप पत्र दायर किया गया, इसके जवाब में टीएमसी ने अपना आरोप पत्र भी सामने रखा और गृह मंत्री अमित शाह से ही जवाब भी मांगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुख करते हैं आज की चर्चा का, जो बंगाल की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। और हमारा आज का विशेष कहता है 15 साल का हिसाब, भाजपा का बड़ा वार। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निखिल प्रसून, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, सोफिया खान, जो राजनीतिक विश्लेषक है और टीएमसी की समर्थक है, और साथ ही रामकृपाल सिंह जी भी जुड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सोफिया खान जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बीजेपी ने अपनी चार्जशीट सामने रखी तो टीएमसी ने भी उसके जवाब में अपनी चार्जशीट सामने रखी। लेकिन 15 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, और जाहिर है कि उसमें अगर कोई आपके सामने कोई आंकड़े रख रहा है तो उसके जवाब में आप अपनी उपलब्धियां भी रख सकते थे। लेकिन टीएमसी ने आरोप प्रत्यारोप का रास्ता चुना। क्या कहना साबित करना चाहती है टीएमसी? क्योंकि ये तो यही दिखाता है कि जो चार्जशीट में कहा गया वो तो ठीक है, हम गलत हैं, आप भी तो गलत हैं। सोफिया खान। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, भाजपा की बात करूं, तो केंद्र में उनकी जो चर्चा है वो नेहरू से शुरू होती है, कांग्रेस पे खत्म होती है। और अगर पश्चिम बंगाल में हम बात करें तो उनकी जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी को गिराने में या उनके कमियों को गिराने में है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल में जो इनकी रणनीति है, पश्चिम बंगाल में कई बार इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरीके से हारे, ये सबने देखा। इवन मैं अभी 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब 2024 में इनके जो सांसद थे वो 18 से 12 पर आके टिक गए। तो अगर 15 साल में ममता बनर्जी ने इतना ही भ्रष्टाचार किया है या इतनी ज्यादा परेशानियों में डाला है लोगों को, तो लोग तो वोट कर रहे हैं ना ममता बनर्जी को, या ये लोग को कह दें कि चुनाव आयोग में कोई गलती है? ऐसा तो नहीं है। अगर लोगों ने चुना है तो ऑब्वियसली दीदी के, ममता बनर्जी के काम के आधार पर चुना है। और हमारी जो रणनीति है, जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो, हर चुनाव से आगे हर एक पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है। उस मैनिफेस्टो में हमने 15 साल के हमारे रिपोर्ट कार्ड, वो हर एक जिले, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कर्मी जो है वो लेकर जा रहे हैं। उसका नाम दिया हमने उन्नयनेर पंचाली, जिसमें हमारे जितने भी काम है, वो कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, या जो कुछ भी हो, वो सारी चीजें और आने वाली जो चीजें हैं, लक्की भंडार और उसमें जो वृद्धि होना, वो सब कुछ उसमें गिराकर हम जा रहे हैं। हम तो इसमें भाजपा के ऊपर अटैक करके हम वोट नहीं मांग रहे, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो अमित शाह जी या मोदी जी जब भी वो पश्चिम बंगाल में आते हैं, उनका कभी भी कोई विकास का मुद्दा नहीं होता। वो हमेशा एक अटैकिंग मोड में वो चुनाव जीतना चाहते हैं। वो है ममता बनर्जी को अटैक करो, ममता बनर्जी के जितने भी कार्यकर्ता है उन पे अटैक करो। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने चार्जशीट लगाया है तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपके तरफ भी गिरती है। तो पश्चिम बंगाल के अगर हित की बात करें तो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए उन्होंने मनरेगा रोका, उन्होंने आवास योजना के पैसे रोके, उन्होंने 100 दिन के पैसे रोके। इनफैक्ट अगर इन शॉर्ट कहूं तो यहाँ के जो श्रमिक है, यहाँ के जो ठीक सोफिया जी, पैसे रोके गए। उसके ऊपर और यही नहीं, 10 सेकंड दीजिएगा, यही नहीं, यहाँ पे जितने भी बंगाली बोलने वाले लोग हैं उनको बांग्लादेशी बोल के भी संबोधित किया जाता है। अन्य राज्यों में जो प्रवासी मजदूर, चलिए आपने अपनी बात रखी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फहरिस्त आपके पास भी बहुत लंबी है, आपको बोलने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर मैं करना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर निखिल प्रसून के पास जाऊं, क्योंकि जब आपने कहा कि इलेक्शंस के नतीजों की बात की तो जाहिर है कि 2021 में अगर 10%, उससे पहले के चुनावों से मत प्रतिशत अगर लगभग 38% बीजेपी का आ जाता है, जो लोकसभा चुनावों में 1% बढ़ता ही है, सीटों की बात नहीं लेकिन वोट प्रतिशत, क्योंकि अब जनता के समर्थन की बात करते हैं, वो बीजेपी को 1% ज्यादा ही मिला। हालांकि आपने भी अपना वोट बैंक संभाले रखा, ये तमाम आंकड़ों की बात है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे। डॉक्टर निखिल प्रसून, आपसे जवाब चाहूंगे यहां पर, क्योंकि जाहिर है कि ये बात, ये तमाम बिंदु चर्चा के और आरोप प्रत्यारोप पहले भी उठते रहे हैं, जवाब बीजेपी देती रही है, लेकिन इस बार आपके चार्जशीट पर जिस तरीके से टीएमसी ने अपनी चार्जशीट सामने रखी और जो पीसी की गई, उसमें जो बातें सामने रखी, तीखा हमला था आपके ऊपर की राजनीतिक द्वेष के कारण आप ये सब कर रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इत्यादि आरोप आप पर भी बहुत लग रहे हैं टीएमसी की ओर से। नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं है। हमारे लिए यह भारतीयता को बचाने का, बंगालियत को बचाने का, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण्ण रखने का एक महायज्ञ के समान है यह। और बंगाल की जनता हमें इसके लिए आशीर्वाद देने के लिए उद्यत है, और उन सबों का आह्वान करते हुए हमने तृणमूल के कुशासन के प्रति अपना
रोष प्रकट किया गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिसकी की परिणति इस चार्जशीट में हुई। देखिए, ये चुनाव जो है भय और भरोसे के बीच का चुनाव है, भ्रष्टाचार और लोगों की भलाई के बीच का चुनाव है, यह विनाश और विकास के बीच का चुनाव है, और यह बदनीयती और बंगालियत के बीच का चुनाव है। इसमें जैसा कि गृह मंत्री जी ने एक सिलसिलेवार ढंग से कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि 1 वर्ष पूर्व जिस तरह मेरी एक डॉक्टर बहन के साथ आरजी कर में एक जो दुर्नीति की गई और उनके साथ जो दुराचार करके उनकी हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ समूचे विश्व में रोष का प्रकटीकरण हुआ। इससे भारत की बदनामी हुई, इससे बंगालियत की बदनामी हुई। यही एकमात्र इतना बड़ा कुकृत्य है जिसके लिए सरकार को हटा दिया जाना चाहिए था या इसे इस्तीफा देना चाहिए था। आप देखिए कि 40 लाख युवा जो है सो आज पलायन करने को मजबूर है, 30 लाख नौकरियां चली गई, 6000 करीब 7000 जो है सो वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। आपने देखा कि जिस वक्त स्वतंत्रोत्तर भारत में करीब पहले या दूसरे स्थान पर बंगाल हुआ करता था, आज नीचे पायदान पर पहुंच चुका है। आज इसमें आपने ये भी देखा कि नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक, चाहे वो चाय मजदूर हो, चाहे जो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे किसान हो, सबके प्रति इस सरकार ने कितना बड़ा अन्याय किया। लेकिन डॉक्टर प्रसून, तो डॉक्टर प्रसून मेरा सवाल ले लीजिए, भटक रहे हैं। मेरा सवाल ले लीजिए डॉक्टर प्रसून। कहना है कि माँ, माटी और मानुष तीनों को कलंकित करने का प्रयास किया यहाँ की सरकार ने, जिससे कि इसकी जनता। पर डॉक्टर प्रसून, टीएमसी तो खुद ही आप पर आरोप लगा रही है कि आप उनके विकास को बाधित कर रहे हैं, आप केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं दे रहे हैं, बीजेपी विकास को बाधित कर रही है। केंद्र की सारी योजनाओं को, एक पहली बात इसका उदाहरण यह है कि आयुष्मान भारत हमने पेशकश की, आयुष्मान भारत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए जो एक आपूर्ति करने के जो 6000 रुपए जो हर वर्ष मिलते हैं, उसे इसकी सरकार ने, हमारी सरकार मोदी जी लोकप्रियता बढ़ जाएगी इसलिए उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही जितना केंद्र सरकार ने अनुदान दिया, उन अनुदानों का दुरुपयोग करके, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, चाहे एक तरह से घर बनाने की योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, सबके पैसे को इन लोगों ने बंदर बाट किया है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, केंद्र से पैसा आता है, आपस में बंदर बाट, हर जगह भ्रष्टाचार है। और हमारी योजनाओं को अपने योजना का नाम दे करके जिस तरह से ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपए जो सरकार ने दिया है, उसे अपने नाम से राज्य सरकार की योजना के रूप में चला करके ये सरकार यहाँ की जनता को पिछले 1 दशक से मूर्ख बनाने का काम कर रही है। और इसे यहाँ की जनता ने पहचान लिया है। यहाँ के जो नेता है, उनके घरों से नोटों का पहाड़ मिलता है, वो नोट जो है वही केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, जो कि अपनी योजनाओं में भ्रष्टाचार करके अपने घरों में, अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। और यहाँ से लेकर के विदेश तक जो है सो हवाला के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसीलिए, और देखा कि आपने जब ईडी ने उन पर छापेमारी की तो ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अपने सारे काले कारनामों को बचाने के लिए उन्होंने जो सत्ता सीट पर बैठे लोग जब जाकर के ऐसी बाधाएं देंगी तो जरूर जनता के मन में डॉक्टर प्रसून ने ये भी लंबी फहरिस्त जो आज बीजेपी ने सामने रखी। और इससे पहले कि मैं सोफिया खान के पास जाऊं, रामकृपाल जी आपसे जरूर ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। पिछले चुनावों में हमने देखा कि राजनीतिक समीकरण करवट बदलते स्पष्ट तौर पे नजर आए। जो मैं आंकड़ों की बात कर रही थी, मैं मत प्रतिशत पर ही जोर दे रही थी, क्योंकि कितनी जनता किस दल के साथ है ये उसी से स्पष्ट हो पाता है। ऐसे में अब जो चार्जशीट की रणनीति अपना रहे हैं ये दल, क्या ये फिर से आरोप प्रत्यारोप में ही फंसता नजर आ रहा है ये पूरा चुनाव, या फिर कुछ विकास के ठोस बिंदु भी आपको लगता है जिन पर बात की जाएगी? देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत स्वाभाविक है। कोई भी पार्टी अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ तो नहीं करेगी, जहां भी मौका मिलेगा उसकी कमियों को उजागर करती है। बिल्कुल। देखिए, मैं कोई राय अपनी बनाए, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन आज अमित शाह जी ने जो सारी बातें रखी हैं उसमें आप विचारों को तो डिनाई कर सकते हैं, एलिगेशंस को खत्म, लेकिन जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अभी जैसा कि टीएमसी की प्रवक्ता जो कह रही थी, देखिए आप पिछले इलेक्शन में एक चीज को देखिएगा, बीजेपी 3 से 77 पहुंच गई, पहले 3 से 73 पहुंची थी, आज की तारीख में वो 77 है। और याद कीजिए कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने बंगाल में सबसे समय तक कांग्रेस और सीपीएम ने राज किया था,
उन दोनों को जीरो हो गई वो पार्टियां, और उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है तो बीजेपी को जाता है। ममता बनर्जी की सीटें जो बढ़ी हैं वो 3 से 73 वाला अनुपात नहीं है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी सत्ता में नहीं पहुंची, अलग की बात है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी ने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को जीरो करके और अपने को यहां तक पहुंचाया, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता रही है। दूसरी बात, आज जो अमित जी ने कहा है उसमें मैं 3 बातों को रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा भय, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। जी देखिए, भय और भ्रष्टाचार की जो भी बातें रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद किस तरह से वहां हिंसा हुई थी, ये तो अदालत में चीजें हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी इसको बताया, कितने लोग पलायन किए, और 20, 21 और 24 ये तीनों में हिंसा भयानक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात तुष्टीकरण की, एक उन्होंने एक चीज कही थी जो मुझे अभी भी याद है, ओबीसी के लिए जो आवंटन होता है, जो चीजें होती हैं, और माइनॉरिटी के लिए जो आवंटन हुआ है वो ओबीसी के आवंटन से ज्यादा है। और ओबीसी में कितनी मुस्लिम जातियों को, कितने मुसलमानों को इसलिए भर्ती कर लिया गया कि उनकी छोटी छोटी जातियां, तो एक तरह से ये तो धार्मिक आधार पे रिजर्वेशन का एक चोर तरीका है, चोर दरवाजे से लेके आने की बात है जी, जिसको लेकर विपक्ष मुखर भी था। जी नहीं, वही कह रहा हूं, देखिए तथ्य है। और नतीजा क्या हुआ है कि इसी ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा के चलते आज बंगाल में जिस तरह से ओवैसी फैक्टर बहुत समय से उभर रहा है, आज बंगाल में जिस तरह से उन्हीं के पार्टी के एक जाकर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले वो चीज है, अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। एक बहुत बड़ा यंग तबका है मुस्लिम माइनॉरिटीज का, जो जिसका मोह क्षेत्रीय पार्टियों से भंग हो चुका है, और वो चाहता है कि हमारा। और रामकृपाल जी, शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो स्वयं सुरक्षा बलों को पर ही निशाना साधती नजर आ रही है। लेकिन वक्त फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों पर नजर रहेगी हमारी भी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH और ब्रेक के बाद बात चुनाव प्रचार की करें तो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह असम के गुवाहाटी में एक रोड शो किया, तो वहीं कामरूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फूट का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रचार के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल पर ही निशाना साध दिया, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसका पश्चिम बंगाल में किसी दल से गठबंधन नहीं होगा, यानी कांग्रेस अकेले ही सभी सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी शोर भी बढ़ता जा रहा है। सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह असम पहुंचे और गुवाहाटी में एक रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं कामरूप पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फूट का आरोप लगाया। तो वहीं नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी ने राज्य की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। आसाम में हम फिर से एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के हाल तो ये है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, उनमें ही आपस में मारामार हो रही है और असम की जनता के दिल में बसी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय किया है कि हम 294 सीटों पर कंप्लीट अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का, देखते रहें न्यूज नाइट। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है,
लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR-U। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता अपने फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा की। दोनों नेता समुद्री व्यापार मार्ग खुले और सुरक्षित रखने पर सहमत हुए। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए क्राउन प्रिंस के समर्थन पर भी आभार व्यक्त किया। ईरान इजराइल युद्ध में अब हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया और यह भी ऐलान किया कि हमले लगातार जारी रहेंगे। ईरान ने भी हमले तेज करते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 मिसाइल और 20 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही ईरान ने दुबई में भी 2 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने ओमान के सलालाह पोर्ट और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमले करने का दावा किया। इस बीच इजराइल ने भी 50 फाइटर जेट से ईरान पर हमले किए। इन हमलों में ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को टारगेट करने का दावा किया गया। इजराइल का दावा है कि इराक और यज़्द में ईरान की सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया गया। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज क्राइसिस के बीच पूरी दुनिया की नजर ऊर्जा आपूर्ति पर टिकी है। इस वैश्विक संकट के बीच भारत ने स्थिति को संभालने के लिए मजबूत और संतुलित रणनीति अपनाई है। संकट के इस दौर में भारत ऊर्जा सप्लाई चेन और नागरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। क्या है भारत की नीति और क्या महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी नीतियों को लेकर मजबूती से इस वैश्विक संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक संकट की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम रणनीतियों के जरिए भारतीय नागरिकों की जरूरतों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, रसोई गैस की उपलब्धता, समुद्री आपूर्ति और विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और फंसे हुए जहाजों को निकालने को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है और लगातार पश्चिम एशिया के देशों से संपर्क बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, भारत सरकार किस तरह से लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है? वैश्विक संकट के बीच कैसे भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है? भविष्य को लेकर क्या प्रभावशाली कदम भारत सरकार उठा रही है? और संकट की इस घड़ी में भारत सरकार के इन अहम कदमों से आपको और आपके परिवार को कितना फायदा मिला है? तो आइए इन सभी पहलुओं पर आंकड़ों के साथ विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए निर्णयों की।
वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया संकट के भारत पर संभावित प्रभाव और देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में भरोसा जताया कि अगर पूरा देश एक साथ मिलकर काम करे तो भारत इस चुनौती से भी मजबूती से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश की आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग और सप्लाई चेन को मजबूत रखना। उन्होंने राज्यों से अपील की कि सप्लाई चेन बिना रुकावट चलती रहे और जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है, खासकर आने वाले खरीफ सीजन को देखते हुए उर्वरक यानी कि खाद के भंडारण और वितरण पर नजर रखने के निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। भारत सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। सरकार के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सामान्य है और देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर और फेक न्यूज पर ध्यान ना दें और किसी तरह की घबराहट में अनावश्यक खरीदारी ना करें। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियों के बढ़ते नुकसान को कम करने और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ने के बावजूद इस फैसले से देश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति और कीमतों को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और लोगों की चिंताएं भी दूर होंगी। इसके अलावा वैश्विक तनाव के बावजूद भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेकर आ रहे जहाज और टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एलपीजी टैंकर जगवसंत भी सुरक्षित भारत पहुंच चुका है। इस जहाज पर लगभग 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी थी, जिससे भारत की गैस सप्लाई को बड़ी मजबूती मिली है। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 40% तक बढ़ा दिया है ताकि देश में गैस की कमी ना हो। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन भी बढ़ाकर लगभग 70% तक कर दिया है ताकि होटल, ढाबा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों को गैस की कमी ना हो। साथ ही पीएनजी नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है और सिर्फ एक दिन में लगभग 110 क्षेत्रों में 10,568 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने देश भर में बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत 3,000 से अधिक छापे मारे गए, जिनमें 1,500 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1,500 से अधिक पेट्रोल पंपों की जांच भी की गई है और अनियमितता मिलने पर 350 से ज्यादा नोटिस भी जारी किए गए हैं ताकि ईंधन और गैस की सप्लाई में किसी तरह की कमी पैदा ना हो सके। कुल मिलाकर देखें तो वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, गैस आपूर्ति, समुद्री लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक मजबूत और संतुलित रणनीति अपनाई है और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तैयारी मजबूत हो, फैसले तेज हो और रणनीति स्पष्ट हो तो हर संकट का समाधान संभव है। और इसी रणनीति के साथ भारत इस वैश्विक संकट के दौर में भी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ देश की ऊर्जा और आर्थिक व्यवस्था को स्थिर भी रखा जा रहा है। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।